हाँ भाई, मारती हूँ जंग ले यार। तो भाई इस वीडियो में हम कवर कर रहे होंगे पाइथन रिवीजन 2। और यार ये जो टॉपिक है ना, ये क्लास 12 और क्लास 11 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने क्लास 11 में हो तो फिर आप क्लास 11 का पूरा पाइथन इस वीडियो के बाद रिवाइज कर पा रहे होगे। ठीक है, और इस वीडियो में मैं नोट्स से पढ़ा रहा हूँ और बहुत बढ़िया लेक्चर, पूरे एंडिंग तक आपको सारी सारी चीजें पाइथन की कवर हो जाने वाली है। एंड अगर आप क्लास 12 में हो तो यार 12th में सबसे पहला टॉपिक बहुत ज्यादा हाई वेटेज जिसकी होती है पाइथन का रिवीजन 2, वो आप इस वीडियो में कवर कर रहे होगे। और यार क्लास 12th वालों इस वीडियो को अच्छे से देख लेना है, क्लास 11th वालों के लिए भी। ठीक है, और 12th वालों ये आपने पहले भी पढ़ रखा है पाइथन की सारी सारी चीजें, ये आपका एक रिवीजन टूर है जो कि आपका 12th में फिर से आता है। तो सिलेबस को देख के जो भी चीजें सिलेबस में है वो सारी सारी चीजें हम इसमें कवर कर रहे होंगे। साथ में अगर बाकी वीडियोस भी देखनी है तो आप इसकी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। इसकी प्लेलिस्ट अभी बन जाएगी जब सारा सारा सिलेबस अपलोड हो जाएगा। तो आप उसकी सिलेबस में से आप उसकी प्लेलिस्ट देख के आप पूरा सिलेबस क्लास 12 का कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, और अभी इस वीडियो के अंदर हम पाइथन रिवीजन टूल को पूरा इन डेप्थ कवर कर रहे होंगे। वीडियो खत्म होने के बाद आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है, इसकी 100% गारंटी है। ठीक है, एंड उसके बाद भी अगर कोई डाउट बाय चांस रह जाता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और अदरवाइज टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, टेलीग्राम चैनल में से ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहीं पे ही सारे सारे नोट्स, पीडीएफ मटेरियल एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपलोड करते रहता हूं मैं। ठीक है, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जल्दी से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। एंड इस वीडियो को एंजॉय करो, पूरा पाइथन रिवीजन टूर बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया हुआ है। और इसको देख के बताओ कमेंट में वीडियो कैसी लगी। हाँ तो यार सबसे पहले, अब जैसे कि आपको सामने दिख रहा होगा, हमारे नोट्स आपके सामने स्क्रीन पे आ चुके होंगे। एंड अब यार यहाँ पे सबसे पहले तो यस क्लास 12 पाइथन 2। ठीक है, अगर आपको ये नोट्स डाउनलोड करने हैं तो नोट्स बहुत ईजी है डाउनलोड करना। टेलीग्राम चैनल में मैंने सारे के सारे नोट्स अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, तो ये पाइथन रिवीजन टूर के भी नोट्स ऑलरेडी अपलोड हो रखे हैं। आप नीचे लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम पर चैनल पर जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से आप सारे के सारे नोट्स एक्सेस कर सकते हो। तो अब यार स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का। हमारा सबसे पहले चैप्टर 1 है हमारा, दैट इज चैप्टर 1 बोल लो, या फिर आपका पहला टॉपिक जो भी आपका है 12th का सिलेबस का कंप्यूटर साइंस का, दैट इज योर पाइथन रिवीजन टूल। ठीक है, अब इसमें यार सबसे पहले हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन। अब देखो यार पाइथन के बारे में बहुत बेसिक चीजें स्टार्टिंग में मैंने इंक्लूड कर दी है, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं डायरेक्ट एग्जाम में। ठीक है, और साथ साथ में वीडियो के बीच बीच में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताता रहूंगा जो कि एग्जाम में बन जाते हैं। ठीक है, तो उनसे भी आपको ध्यान से सुनते रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, वरना बीच से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैंने आपको बता दिया तो वो आपसे स्किप हो जाएगा। सो डोंट डू दिस। ठीक है, तो सबसे पहले पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग। मतलब बेसिकली यार पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज और एक मशीन लैंग्वेज और एक अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस होती है। ठीक है, तो पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज में स्टैंड होता है जिसको कि हम यूज कर सकते हैं। पूरे हम क्लास 11th और 12th के कंप्यूटर साइंस में हम पाइथन ही पढ़ते हैं, बट सिर्फ पाइथन ही एक लैंग्वेज नहीं है। पाइथन के अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेजेस है, सी, सी प्लस प्लस, जावा। ठीक है, और इसके अलावा और भी लैंग्वेज है, एच टी एम एल और सी एस एस, बहुत सी लैंग्वेजेस है। बट हमें बेसिक बेसिक इस 11th और 12th में हमें पाइथन सीखना है। एंड सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ पाइथन। अब देखो यार ये जो एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है, बहुत ईजी एडवांटेज है। ठीक है, ईजी वर्ड्स में लिखा हुआ है, जैसे कि एडवांटेजेस में रीडेबिलिटी, लार्ज स्केल स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, वर्सटैलिटी, कम्युनिटी सपोर्ट, इंटीग्रेशन कैपेबिलिटीज, रैपिड डेवलपमेंट, क्रॉस प्लेटफॉर्म स्केलेबिलिटी। तो ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं। ठीक है, तो इनको आप डायरेक्टली पढ़ के ही आप इनको आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं है। अब जैसे यहाँ पे रीडेबिलिटी है तो फिर क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड सिंटैक्स है, देन लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, वर्सेटैलिटी है, कम्युनिटी का सपोर्ट है। ये सारी चीजें आपको बस एक एक बार पढ़ के आगे बढ़ जाना है। और कभी कभी आ जाता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग पाइथन एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उस केस में आप इसका आंसर लिख सकते हो। अब यार बात करते हैं डिसएडवांटेज की। ठीक है, तो फिर डिसएडवांटेज में सबसे पहला डिसएडवांटेज स्पीड। अब यार यहाँ पे ये लैंग्वेज थोड़ी सी स्लो होती है कंपेरेटिवली बाकी सब लैंग्वेजेस से। ठीक है, एंड देन GIL, मोबाइल डेवलपमेंट, नॉट एन प्राइमरी चॉइस फॉर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। प्राइमरी चॉइस नहीं होती, ऐप डेवलपमेंट वगैरह हम इससे नहीं करते नॉर्मली। ठीक है, एंड डिजाइन की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो बेसिकली यार ये तो छोटे मोटे काम के लिए, कुछ हमें लॉजिकल काम करना है या फिर कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना है, नॉर्मल बेसिक प्रोग्राम्स वगैरह के लिए पाइथन बहुत अच्छी लैंग्वेज है, ईजी है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है इट इज ईजी। एंड यहाँ पे जो भी वर्ड्स यूज होते हैं ना वो नॉर्मल हमारी इंग्लिश से ही सिमिलर होता है, जैसे कि इनपुट, इंटीजर, ये बहुत बेसिक बेसिक से वर्ड्स होते हैं। एंड यहाँ पे इसमें साथ साथ ही मैंने एक तो पहले इनको इंक्लूड कर रखा है, एंड साथ में यार एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज के लिए पूरा एक टेबल बना रखी है। ठीक है, अब इस टेबल की हेल्प से आप इसको पूरा इजीली इन वन व्यू देख सकते हो कि रीडेबिलिटी, लार्ज स्केलेबिलिटी एंड देन वर्सेटैलिटी, कम्युनिटी सपोर्ट, एडवांटेजेस इस साइड है, डिसएडवांटेजेस इस साइड है। तो अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इसको इजीली लिख पाओगे। आपको एटलीस्ट ये एक एक वर्ड याद कर लेना है यहाँ से, ताकि आप इसको इजीली एग्जाम में लिख पाओ।
नेक्स्ट यार आपका टॉपिक है टोकन्स। तो यार ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से हमें पूरा पूरा ऑलमोस्ट शायद पाइथन का मेजर पाइथन जो टूर है वो मैक्सिमम जो है टोकन्स पे ही है। ठीक है, अब देखो टोकन्स कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या होते हैं, उसके क्या सब टाइप्स होते हैं, इनके एग्जाम्पल क्या है, ये एक्चुअल में है क्या, सब कुछ इसी वीडियो में हम समझ रहे होंगे। सबसे पहले टोकन्स। तो देखो टोकन्स के लिए ना सबसे पहले मैंने बढ़िया सा एक फ्लो चार्ट बना रखा है, जो कि आप पढ़ सकते हो, कीवर्ड आइडेंटिफाई लिटरल पंक्चुएशन ऑपरेटर। अच्छा, इन सबको हम डिटेल में अभी के अभी क्लियर करने वाले हैं, बट मैं आपको बता दूं कि अगर आपका टोकन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, टोकन क्या है, कितने टाइप के, तो आप बहुत बढ़िया तरीके से ये वाला फ्लो चार्ट यूज कर लेना। इस फ्लो चार्ट को यूज करने से होगा क्या यार कि पेपर की जो प्रेजेंटेशन होगी ना वो भी एक लेवल बढ़ जाएगी। तो यार पेपर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम में। मुझे पता है यार सीएस मोस्टली स्टूडेंट्स लास्ट में पढ़ते हैं, तो अगर आप भी वही हो तो यार लास्ट में पढ़ने वाले, तो यार अगर आप पेपर में प्रेजेंटेशन अच्छी बना के आ जाते हो, ऐसी ऐसी चीजें इंक्लूड कर दो जो कि बाकी सब स्टूडेंट्स इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो यार आपके हाई स्कोर करने के मार्क्स चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, हाई मार्क्स स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड अगर यार आपको पास होना है एंड कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं है, बस पास हो जाओ, तो यार वो चीज़ें भी इसमें कवर कर रहे होंगे। ठीक है, मैं बता दूंगा क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने कि आप पास हो जाओ। सबसे पहले टोकन्स। टोकन्स के अंदर क्या क्या चीज़ है, कीवर्ड आइडेंटिफाई लिटरल पंक्चुएशन ऑपरेटर। अच्छा, यहाँ पे छोटे से में हमने पहले से ही छोटे जरा से में इंक्लूड कर दिया, मैंने बता दिया है कि ये होते क्या है। तो कीवर्ड्स आर बेसिकली रिजर्व्ड वर्ड, ये रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जिनको कि हम पाइथन में नॉर्मली यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इनकी अपने आप में पहले से ही कुछ प्री डिफाइंड मीनिंग होती है। देन आइडेंटिफायर्स क्या है, नेम्स गिवन टू वेरियस पाइथन प्रोग्राम। अच्छा, अभी ये यहाँ पे चीज़ें समझ में नहीं आई होगी, नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सब कुछ दिख रहा है। पाइथन प्रोग्राम एक बेसिक मैंने यहाँ पे निकाला, एंड उसके बाद जाके यहाँ पे हर एक चीज़, अब जैसे कि फॉर और इन, अभी फॉर इन इफ प्रिंट ये सब क्या है, दीज ऑल आर कीवर्ड्स। तो यहाँ से आप इसको इजीली समझ सकते हो। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे आपको फॉर दिखा, इफ दिखा, इन दिखा, प्रिंट दिखा, ये सारी की सारी चीजें कीवर्ड्स होती हैं। अब कीवर्ड्स क्या होता है, रिजर्व वर्ड्स होते हैं, यानी कि हम यहाँ पे अगर मैं इफ यूज कर रहा हूँ तो इफ का सिर्फ एक यहाँ पे अलग ही मतलब होगा पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, और ये एक रिजर्व वर्ड है, इसको मैं नॉर्मली ऐसी कुछ भी वेरिएबल वगैरह बनाने के लिए यूज नहीं कर सकता हूँ। नेक्स्ट आता है यार हमारे इसमें आइडेंटिफायर्स। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने आई का यूज किया है एंड यहाँ पे आई, तो ये आई क्या है, बेसिकली इस केस में यहाँ पे आइडेंटिफायर है, यानी कि जिस चीज से हम इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। ठीक है, आई की मदद से हम इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, दैट वाई इसको हमने आइडेंटिफायर बोल दिया है। अगली चीज हमारी ऑपरेटर्स। अच्छा, ऑपरेटर्स क्या होता है, अब देखो ऑपरेटर्स जैसे यहाँ पे परसेंटेज का मार्क है एंड देन यहाँ पे इज नॉट इक्वल्स टू का मार्क है, ये ऑपरेटर्स होता है। अब देखो जैसे कि हमें एडिशन, डिवीजन सब कुछ ऑपरेटर होता है, नीचे डिटेल में और अच्छे से समझ में आ जाएगा, बट ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं, आइडेंटिफायर्स का बता दिया एंड यहाँ पे लिटरल्स का बता दिया। तो लिटरल्स क्या होता है, कोई भी नंबर वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ये सब कुछ क्या है, लिटरल्स में ही आते हैं हमारे। अब चलते हैं आगे। सो नेक्स्ट थिंग इज आवर रिजर्व्ड वर्ड्स, कीवर्ड्स यानी कि रिजर्व्ड वर्ड। अब कीवर्ड्स की पूरी एक लिस्ट आपको सामने दे दी है। अब मैं आपको बता दूं यार, इतने सारे कीवर्ड्स आपके नॉर्मली नहीं पूछे जाते। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपसे एंड, एज, एजर्ट सब कुछ पूछ लेंगे, बट मैंने यहाँ पे पूरी एक लिस्ट आपको दे दी है यहाँ पे बना के, ताकि अगर इसमें से कुछ आ भी जाए या फिर अगर आप एक्स्ट्रा भी थोड़ा पढ़ना चाहते हो तो वो आप कर लो। और इनमें से इंपॉर्टेंट क्या है, तो यार जैसे कि एंड और एज और ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू और डिफाइन एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए, इफ एलिफ एल्स इंपॉर्टेंट है एंड फॉल्स। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें और इंपॉर्टेंट रहती है, जैसे कि आप मान लेते हैं कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड। तो वहां पे आप हमें क्वेश्चंस फंसा देते हैं कि ये कौन सा कीवर्ड नहीं है। हो सकता है आपको 3 जो होंगे वो कीवर्ड दे देंगे और चौथा होगा जो कीवर्ड नहीं होगा। अब मान लेते हैं एक एग्जाम्पल में मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ आइडेंटिफायर, नॉट अ कीवर्ड, सॉरी नॉट अ कीवर्ड। तो कीवर्ड कौन सा नहीं है, एक एग्जाम्पल दिया आपको, लेट्स से एंड एक आपको दिया डी ई एफ, एक आपको दिया एलिफ एंड एक आपको दिया टी आर यू ई। ठीक है, टी आर यू ई। अब यहाँ पे जो टी आर यू ई है ना, इसमें टी जो है ये स्मॉल है, ऐसा ऑप्शन में दे रखा है, बट हमें पता है कि जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जो कीवर्ड्स होते हैं, उनका जो ट्रू होता है, टी आर यू ई जो ट्रू होता है उसका टी कैपिटल होता है। ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली आता है, अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, वरना मैं सामने ट्राई करूंगा कि मैं एडिटिंग के दौरान भी लगा दूं। तो यहाँ पे जो हमारा टी होता है वो कैपिटल होता है, टी आर यू, जैसे आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ट्रू जो है हमारा यहाँ पे टी जो है इसका कैपिटल है, एंड सेम गोज विद फॉल्स। जो फॉल्स होता है उसका भी हमारे यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा फॉल्स, यहाँ भी आपका एफ कैपिटल होता है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, तो ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत पढ़ लेना कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, ताकि आपको इनके ऊपर थोड़ी बहुत कमांड रहे। अगला रूल है आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं देखते हैं सबसे पहले। अब रूल्स फॉर आइडेंटिफायर्स, सबसे पहले ये आइडेंटिफायर्स हमेशा इस रेंज के अंदर ही होने चाहिए, या तो ये स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक, या फिर कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक होने चाहिए, और एन अंडरस्कोर। तो हमेशा कोई भी आइडेंटिफायर है वो इन्हीं से ही स्टार्ट होगा। अगर वो इनके अलावा किसी चीज़ से स्टार्ट हो रहा है
तो हम उसको एज एन आइडेंटिफायर नहीं ले सकते। अब भैया एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, देखो यार एग्जाम में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा कि क्या ये वाला कोई एक टर्म दे देंगे, क्या ये वाला ये आइडेंटिफायर है या फिर नहीं है, हो सकता है इसको ट्रू फॉल्स में दे दे, ठीक है, या फिर बोल देंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडेंटिफायर, और उनमें से 3 जो होंगे वो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ये जो 3 कंडीशंस दे रखी है, इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, बट जो एक चौथा होगा ना उसमें कुछ ना कुछ गलती होगी, हो सकता है वो एक लेटर एक डिजिट से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे यार आपको दिख रहा होगा कि मस्ट स्टार्ट विद A to Z, इन सबसे स्टार्ट हो सकता है बट डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, यानी 1 2 3 4 इनसे हम स्टार्ट नहीं कर सकते। तो अगर वो होगा तो फिर वो हमारा आइडेंटिफायर नहीं बनेगा। अच्छा, अंडरस्कोर से हम स्टार्ट कर सकते हैं बट इनके अलावा कोई भी डिजिट है तो उससे स्टार्ट नहीं करेंगे। सेकंड चीज, अब जैसे कि हमारे रिमेनिंग कैरेक्टर्स कैन बी लेटर्स, अंडरस्कोर और डिजिट्स, जो बाकी बचे हुए कैरेक्टर्स हैं वो कोई लेटर हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है या फिर डिजिट हो सकता है। थर्ड चीज आती है केस सेंसिटिव, माई वार एंड माई वार आर डिफरेंट। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये केस सेंसिटिव होते हैं, तो हमें ये भी ध्यान रखना है दैट आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। अगर मैंने एक आइडेंटिफायर लिया माई वार, ठीक है, माई वार मतलब माई वेरिएबल बेसिकली, तो जिसमें वी कैपिटल है और दूसरे वाले में वी स्मॉल है, तो ये दोनों के दोनों अलग वेरिएबल्स हैं, अलग आइडेंटिफायर्स हैं, ठीक है, हम इनको सेम नहीं बोल सकते। नेक्स्ट चीज हमारी एग्जांपल्स दे रखे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स इंक्लूड कर दिए वैलिड और इनवैलिड के, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है सीरियसली, ठीक है। अब मान लीजिए वैलिड है, अब वैलिड से आप देख सकते हो कि माई वेरिएबल, अब ये आपका वैलिड है। अगर आपके एग्जाम में कुछ इस टाइप का आ जाता है, अच्छा बीच में अंडरस्कोर लगा सकते हैं क्या भैया, यस, अंडरस्कोर वगैरह सब कुछ लगा सकते हो, कोई भी लेटर यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर आप स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हो, नो इश्यूज, ठीक है। सेकंड चीज हमारा काउंट 1, अब काउंट 1 के अंदर 1 आ गया, क्या हम 1 ले सकते हैं, यस, हम 1 नंबर कोई भी ले सकते हैं, 9 जो भी 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर ले सकते हैं, बट द कंडीशन इज कि नंबर सबसे आगे नहीं आना चाहिए। अगर नंबर फर्स्ट आ जाता है तो वो एक आइडेंटिफायर नहीं है, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है कि सिर्फ इनसे ही स्टार्ट हो सकता है, स्मॉल ए कैपिटल, स्मॉल ए से स्मॉल जेड और कैपिटल ए से कैपिटल जेड एंड एक अंडरस्कोर, इसके अलावा किसी से स्टार्ट हो रहा है तो वो आपका आइडेंटिफायर नहीं बन सकता। सेकंड चीज, अब यहाँ पे अब जैसे कि पी आई लिखा हुआ है तो पी आई भी एक हमारा बन सकता है आइडेंटिफायर। अंडरस्कोर पहले ही आ गया तो क्या भैया ये हो सकता है, ऑब्वियसली ये भी हो सकता है, क्योंकि अंडरस्कोर आने में कोई बुराई नहीं है, हम इसको एज एन आइडेंटिफायर कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, नेम 1 2 3 ये भी बन सकता है। अब इनवैलिड देखो, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या हुआ 1 2 3, 1 2 3 में क्या हो गया 1 से स्टार्ट हो गया नंबर, तो ये हमारा आइडेंटिफायर नहीं होगा। सेकंड चीज माई वॉर, अब देखो यहाँ पे ये बीच में देखो क्या आ रहा है, ये एक हाइफन आ रहा है बीच में, और ये हाइफन यानी कि जो माइनस का साइन है ये कभी भी किसी भी के अंदर नहीं आ सकता, कहीं पे भी कोई हम आइडेंटिफायर बना रहे हैं तो हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि हमने क्या बोला है कि जो रिमेनिंग कैरेक्टर्स है वो या तो लेटर होगा या तो अंडरस्कोर होगा या तो कोई डिजिट होगी, इसके अलावा कोई भी सिंबल कोई भी साइन कुछ भी नहीं हो सकता। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे इफ, अच्छा हम इफ क्यों यूज, इफ तो सही है भैया, इफ क्यों नहीं यूज कर सकते, यहाँ पे तो ना कोई नंबर आ रहा है। अब भाई इफ जो है दिस इज आवर कीवर्ड, कीवर्ड मतलब रिजर्व्ड वर्ड्स, तो हम यहाँ पे रिजर्व्ड वर्ड्स को भी नहीं ले सकते। कहीं आप सोच लो कि हमने ट्रू फॉल्स या फिर ऐसे ले लिया, हाँ स्मॉल टी आर यू है तो उसको आप कंसिडर कर सकते हो क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। टी यू आर ई का मतलब स्मॉल टी के साथ टी यू आर ई और कैपिटल टी के साथ टी यू आर ई, इन दोनों का मतलब अलग अलग है। अगर आपका टी कैपिटल है देन इट इज अ रिजर्व्ड वर्ड दैट इज कीवर्ड, एंड अगर आपका टी स्मॉल है तो आप उसको एज एन आइडेंटिफायर कंसिडर कर सकते हो। अगला है हमारा स्पेसेस आर नॉट अलाउड, स्पेसेस आप बिल्कुल नहीं ले सकते, कहीं आप सोच रहे हैं कि बीच में हम 2-3 स्पेसेस ले लेंगे तो वो आप नहीं कर सकते हैं। लास्ट चीज हैश सिंबल, अब यहाँ पे स्टार्टिंग में हैश सिंबल डाल दिया और हमसे कह रहे हैं तो यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर है, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं आ सकता, ये भी एक कंडीशन है, तो ये आपके सारे सारे इनवैलिड हो गए हैं। तो आई होप यार आइडेंटिफायर्स वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास कोई बुक है एनसीईआरटी है या फिर सुमिता अरोड़ा, प्रीति अरोड़ा, जो भी आपके पास, आप उससे भी इसको अच्छे से वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या ये चीज़ें सही है या फिर नहीं है। अगला आ जाता है हम लिटरल्स के ऊपर। लिटरल्स क्या होता है, अच्छा लिटरल्स देखो बहुत अलग अलग टाइप के होता है, मैंने आपको नॉर्मली बताया था कि 1 2 3 4 यही सब हम लिटरल्स में ले सकते हैं। अब जैसे कि आपका अगर स्ट्रिंग आ गया, बूलियन, नन, न्यूमेरिक एंड लिटरल कलेक्शंस, तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है क्या है, ठीक है। तो स्ट्रिंग के अंदर क्या आता है, अच्छा स्ट्रिंग के अंदर हमारा जैसे कि सिंगल कोट्स में स्ट्रिंग हो सकता है। स्ट्रिंग में आपको बेसिकली बताऊं, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी अगर मान लो आप सेंटेंस लिखना चाह रहे हो, ठीक है, कोई आप वर्ड लिखना चाह रहे हो, ठीक है, तो इसको आप स्ट्रिंग में लिखोगे। मान लो आप कोई चीज़ प्रिंट कराना चाह रहे हो तो, और अगर उसके अंदर आपका नाम है तो वो आप स्ट्रिंग में लिखेंगे, अगर आप बिना स्ट्रिंग लगाए उसको प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे तो वो प्रिंट नहीं होगा। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं स्ट्रिंग कितने कितने तरीके से लिख सकते हैं, एक तो सिंगल कोट यानी कि ऊपर पे हमने एक एक कोट लगाया, दूसरा डबल कोट से भी लगा सकते हैं, ट्रिपल कोट में लगाते ही हमारे मल्टी लाइन बन जाएगा, यानी कि मान लेते हैं कि आपने ऊपर पे ट्रिपल कोट लगाए, अब आप 1 2 3 4 पूरा पूरा पैराग्राफ लिखने जा रहे हो तो 3-4 लाइन लिखना है, जितना भी आपको लिखना है, एंडिंग में आप अगर फिर से ट्रिपल कोट लगाते हो तो पूरा का पूरा वो क्या बन जाता है, एक स्ट्रिंग बन जाता है। तो ये आप इस तरीके से समझ सकते हो। सेकंड चीज आपकी बूलियन,
बूलियन मतलब होता है यार सिर्फ ट्रू या फिर फॉल्स। अच्छा, बूलियन लॉजिक आपने पढ़े होंगे यार 11th में, ठीक है। तो बूलियन का मतलब क्या होता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, जैसे कि 0 या फिर 1 होता था, ऐसी ट्रू या फिर फॉल्स। तो नन, अब नन का मतलब होता है रिप्रेजेंट्स द एब्सेंस ऑफ अ वैल्यू। अगर कोई वैल्यू की एब्सेंस है तो उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, नन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगला आ जाता है न्यूमेरिक। न्यूमेरिक के अंदर हमारा 1 2 3 4। अब ये देखो न्यूमेरिक के अंदर भी बहुत टाइप्स आ जाते हैं, तो ये आपको ना अगर आप फ्लो चार्ट वगैरह बना के आते हो एग्जाम में तो बहुत बढ़िया एक एडवांटेज में रहोगे आप, क्योंकि यार नॉर्मली ऐसे फ्लो चार्ट मुझे देखने को मिले नहीं कहीं पे बुक में। मैंने खुद से अपने फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश की यार, मैं कैसे इसको और ज़्यादा बढ़िया बना सकता हूँ नोट्स को। तो इसको आप इजीली देख सकते हो। इसके आप इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स यानी कि कोई भी वैल्यू है नंबर वाली, वो आपकी इंटीजर हो जाएगी। जैसे कि अपने इंटीजर आप मैथ्स में पढ़े ही होंगे 1 2 3 4, ठीक है, ये चलता रहता है, और ये -1 -2 -3 ये सारे सारे आपके इंटीजर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका फ्लोट्स, फ्लोट्स में आ जाते हैं आपके फ्लोटिंग वैल्यू, फ्लोटिंग वैल्यू यानी कि पॉइंट वाली वैल्यूज। नेक्स्ट आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि यार कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर आपका चैप्टर्स भी आई थिंक 11th 12th में, ठीक है, तो वो आपने पढ़े भी होंगे मैथ्स में। अगर नहीं पढ़े तो मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ यार, एक डिफरेंट टाइप के नंबर होता है जो कि आई प्लस जे की फॉर्म में होता है, ठीक है, आई प्लस एन जे कुछ भी बोल दो आप, ठीक है, कुछ ना कुछ नंबर इसमें जे के साथ इस तरीके से लिखा जाता है, तो आप देख के एक एग्जांपल में समझ जाओ। कॉम्प्लेक्स नंबर रिलेटेड कुछ डीप में हमें पढ़ना नहीं है कंप्यूटर साइंस में। नेक्स्ट आपका आ जाता है लिटरल करेक्शंस। लिटरल के अंदर ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, जैसे कि ये आपको डीप में पढ़ाई जाएंगी। लिस्ट आपने ऑलरेडी 11th में भी पढ़ा होगा। देन आपका टपल, डिक्शनरी, सब कुछ आपका 11th का ही टॉपिक्स है, ठीक है। लिस्ट यानी कि जो कि हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में स्टोर करते हैं, टपल यानी कि जो हम राउंड ब्रैकेट्स में स्टोर करते हैं, डिक्शनरी यानी कि जो हम कर्व ब्रैकेट में स्टोर करते हैं। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। एंड सेट्स, देखो अगर आपको सेट्स नहीं पता तो भाई ये भी आपके किस में स्टोर होती है, कर्व ब्रैकेट में स्टोर होती है, बट यहाँ पे कोई भी की वैल्यू पेयर एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पे सीधे डायरेक्टली वैल्यूज होती हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 कॉमा सेपरेटेड हमारी डायरेक्ट हम वैल्यूज लिखते हैं, बट डिक्शनरी के अंदर कंडीशन ये है कि यहाँ पे की और वैल्यू का पेयर होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा पंक्चुएशन। पंक्चुएशन क्या होते हैं, अब देखो यार डेफिनेशन पे पंक्चुएशन की क्या है, बेसिकली पंक्चुएशन आर द सिंबल्स यूज्ड टू स्ट्रक्चर कोड एंड सेपरेट स्टेटमेंट्स इन पाइथन। तो कोड को थोड़ा स्ट्रक्चर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पंक्चुएशन का यूज करते हैं। अब जैसे कि सेमीकोलन है, सेमीकोलन क्या करता है, सेपरेट्स मल्टीपल स्टेटमेंट ऑन द सेम लाइन। अगर एक ही लाइन में मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखने हैं तो हम सेमीकोलन का यूज करते हैं। अब ये कॉमा, सेपरेट्स आइटम इन अ टपल और एलिमेंट्स। अब कोई भी अगर टपल है उसके अंदर आपको अगर बहुत अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स लिखने हैं तो हम कैसे सेपरेट करते हैं, कॉमा के थ्रू। तो वो सब कुछ काम क्या है, पंक्चुएशन है। अब मान मतलब बेसिकली हमने किसी भी पाइथन प्रोग्राम को ब्रेक डाउन कर दिया है अलग अलग चीजों में, ठीक है, एंड हर चीज का कुछ ना कुछ काम है, हर चीज का कुछ ना कुछ नाम है, काम भी है और नाम भी है। अब यहाँ पे जैसे कि ले लेते हैं, अगर हम कोड के बाद लेट सपोज हम प्रिंट के बाद ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है, अब वो ब्रैकेट भी किस में आ जाएगा, हमारा पंक्चुएशन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। हर चीज आपकी कोई भी अगर सिंबल है जो भी हेल्प कर रहा है तो वो सब कुछ आपका इसमें आ जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे आपका दे रखे हैं पीरियड, जब जैसे कि ये वाला हमारा जो साइन है, अब ये क्या है, हमारा एक्सेस एट्रीब्यूट्स और मेथड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। सो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, इसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है और मैंने इसलिए बहुत कम इंक्लूड कर रखा है। मेजर पार्ट आपका क्लास 12 या फिर क्लास 11 जो भी पाइथन कर रहे हो आप, तो मेजर पार्ट आपका ऑपरेटर से भरा हुआ है, ठीक है, और ऑपरेटर्स हर बार एग्जाम में आते हैं एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द होल चैप्टर और यू कैन से द होल पाइथन रिवीजन टूर। सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे ऑपरेटर्स में। आई होप यार ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई, ज़्यादा हमें यहाँ पे दिमाग खराब नहीं करना है। अगला हम आ जाते हैं ऑपरेटर्स में, तो यहाँ पे भी यार बहुत अच्छा फ्लो चार्ट आपके सामने दिख रहा होगा। सबसे पहले ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल, असाइनमेंट, आइडेंटिटी, मेंबरशिप, बिटवाइज। तो टोटल हमारे यहाँ पे 7 ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, 7 ऑपरेटर्स हैं हमारे। अरिथमेटिक मतलब क्या होता है, जो भी आपके अरिथमेटिकल चीज़ों से रिलेटेड है। भैया अरिथमेटिकल बोल दिया, क्या मतलब, अरिथमेटिकल यानी कि प्लस माइनस डिवाइड, जो भी आपकी सारी सारी चीज़ें हैं ना, जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हो यार नॉर्मली, वो सारी सारी चीज़ें, इसकी प्लस माइनस एंड डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, बेसिकली यही आपके हैं, और इसके अलावा अरिथमेटिक में कुछ भी नहीं है। तो यानी कि अगर आप दो नंबर्स को ऐड करते हो उनके बीच में आप प्लस साइन लगाते हो, तो जो ये प्लस साइन है ये क्या है, दिस इज ऑपरेटर, बट कौन सा ऑपरेटर, दिस इज अरिथमेटिक ऑपरेटर। नेक्स्ट आ जाता है हम कंपैरिजन। अच्छा, कंपैरिजन नाम सुन के ही पता चल रहा है दो किसी भी चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो रहा होगा। तो अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो एग्जांपल इक्वल, एक तो इक्वल का साइन होता है, ये डबल इक्वल का साइन है, ठीक है। डबल इक्वल क्या मतलब भैया, अच्छा जब हमें कंपेयर करना होता है ना यार, आपने कोड्स अगर बनाए हैं 11th में थोड़ा बहुत आपको पता होगा, हम डबल इज इक्वल्स टू भी यूज करते हैं कि ठीक है, और इफ दिस ए इज डबल इज इक्वल्स टू एनी नंबर, कुछ भी हम लिखते हैं कोई भी कोड बनाते हैं हम डबल इज इक्वल्स टू का बहुत यूज करते हैं। हम क्यों करते हैं, जब हमें दो वैल्यूज को कंपेयर करना होता है कि ये दोनों सेम है या फिर नहीं है, ये दोनों अलग हैं या फिर नहीं है। तो ये सारी सारी चीजें हमारी कंपैरिजन में आती हैं, या तो हमारा इक्वल, या तो नॉट इक्वल, या फिर ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब कुछ क्या है हमारा कंपैरिजन के अंदर आता है, क्योंकि हम यहाँ पे ऑब्वियसली कंपैरिजन कर रहे हैं। अगला आ जाता है हम लॉजिकल के ऊपर।
लॉजिकल, भाई नाम से ही समझ में आ रहा है कोई लॉजिक यूज हो रहा है। लॉजिक यार किस टाइप का, जैसे कि बूलियन लॉजिक, ठीक है। बूलियन यानी कि ट्रू और फॉल्स। अब यहाँ पे कंबाइन कंडीशंस एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स, ये हमें ट्रू या फिर फॉल्स में ही स्टेटमेंट रिजल्ट देगा। एंड और नॉट, बेसिकली लॉजिकल क्या है, हमारे गेट है, बेसिकली लॉजिक गेट्स जो हमने पढ़े थे उसी से ये लॉजिकल बना हुआ है, ठीक है। इसलिए हमने इसका नाम लॉजिकल दे रखा है क्योंकि यहाँ पे लॉजिक गेट्स का यूज हो रहा है, दैट इज एंड और नॉट, नैंड नॉर, ठीक है। अगर आपने पढ़े हैं, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आप 11th में जाके 11th क्लास के लिए प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको भी देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा असाइनमेंट। असाइनमेंट यानी कि असाइंस वैल्यू टू अ वेरिएबल। अब जैसे कि इज इक्वल्स टू, प्लस इज इक्वल्स टू, माइनस इज इक्वल्स टू, ये सब चीजें क्या कर रही है, वैल्यूज को असाइन कर रही है। अच्छा भैया इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आता है एग्जाम में, अगर आप 12th में हो तो मैं आपको बता दूं, 12th में या फिर 11th में किसी भी क्लास में नॉर्मली क्वेश्चन कैसे आएगा। मान लेते हैं कि आपको कोई भी एक ऑपरेटर दे दिया, लाइक आपसे बोला कि प्लस इज इक्वल्स टू। अब प्लस इज इक्वल्स टू किस में आता है, विच कौन सा ऑपरेटर है, तो अभी आपसे पूछ लिया। अब अगर आपने यहाँ पे पढ़ा होगा कि प्लस इज इक्वल्स टू किस में आता है, हमारा असाइनमेंट के अंदर आता है, तो आप इसको इजिली अटेम्प्ट कर लोगे। एंड यहाँ पे सिर्फ इज इक्वल्स टू किस में आता है, असाइनमेंट के अंदर आता है। एंड डबल इज इक्वल्स टू कहाँ पे आता है, डबल इज इक्वल्स टू हमारा कंपैरिजन में आता है, क्योंकि हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। तो ये आपको याद रखना एकदम अच्छे से। देन आइडेंटिटी टू चेक इफ द ऑब्जेक्ट्स आर सेम। अगर कोई हमें चेक करना है कि इसकी आइडेंटिटी क्या है, मतलब क्या ये सेम है या फिर नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इज या फिर इज नॉट यूज करना पड़ता है। तो इज और इज नॉट क्या है, हमारे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हैं। अगला आ जाते हैं हम मेंबरशिप में। मेंबरशिप यानी कि अब देखो यार, मेंबरशिप का मतलब होता है कि आपने उसकी भागीदारी ले रखी या फिर नहीं ले रखी। जैसे कि सब्सक्रिप्शन होता है, सिमिलर सा ही मेंबरशिप भी होता है, ठीक है। मेंबरशिप यानी कि क्या वो चीज़, क्या कोई पर्टिकुलर एलिमेंट उसका पार्ट है या फिर नहीं है, क्या उसमें इंक्लूड है या फिर नहीं है, या फिर क्या वो उसमें प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो अब मान लेते हैं जैसे कि यार मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें कि मैंने 1 2 3 4 7 1 2 3 4 7 रखे हुए हैं, ठीक है। अब मैंने अगर पूछा कि 5 इन टपल वन नाम है इसका, ठीक है, तो क्या रिजल्ट आने वाला है। अच्छा आपने जैसे कि अगर ध्यान से सुना, 1 2 3 4 7, मैंने 5 और 6 इंक्लूड नहीं किया और अब मैं 5 पूछ रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है 5 हमारा इसके अंदर नहीं है, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, हमारा रिजल्ट फॉल्स होगा, यानी कि हम यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ये हमें क्लियरली पता चल जाएगा इनकी मदद से। नेक्स्ट आपका बिट वाइज। बिट वाइज मतलब जो हम बिट लेवल ऑपरेशंस कर पाए, जिससे जैसे कि यार एंड और जो भी आपके सिंबल्स वगैरह हैं, ठीक है, ये सब कुछ आपके बिट वाइज में आते हैं। तो ये भी कॉमनली पूछ लिया जाता है। एंड या फिर आपका ये जो पावर वाला सिंबल होता है, ठीक है, रेज टू द पावर, ये सब भी आपके बिट वाइज में आता है। अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाता है एमसीक्यू टाइप में, तो आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। एमसीक्यू के अलावा इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं बनेंगे। आगे देखते हैं अगला, एग्जीक्यूटिव पाइथन प्रोग्राम्स। अच्छा ये ना सारी की सारी चीज़ें मैंने सिलेबस से ले रखी है, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि भैया मैंने ये वाली बुक ले रखी है, मेरे पास ये वाली बुक है एंड चीज़ें मैच नहीं हो रही है, क्योंकि यार क्लास 12th सीबीएसई का जो सिलेबस है, ठीक है, 23 to 24 वाला, उस सिलेबस के ही बेसिस पे सारा का सारा कंटेंट बनाया हुआ है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लेता है कि आपकी बुक से भी कोई कंटेंट मिस हो रहा होगा, वो इन नोट्स में इंक्लूड हो रहा होगा, ठीक है। और अगर ऐसी कोई चीज़ है जो कि आपकी बुक में है बट इन नोट्स में नहीं है, तो सीधी बात है कि वो सिलेबस में ही नहीं है, इस बार डिलीटेड है। तो अगला आपका आ जाता है हम एग्जीक्यूटिव पाइथन प्रोग्राम। अच्छा अगर हम पाइथन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना है, अब यहाँ पे क्या है, हेलो महारथी। सो भाई हम इस बार एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, अगर आपने अभी तक नहीं करा 11th, मुझे पता नहीं आप लोगों ने कहाँ से पढ़ी है, कैसे पढ़ी है। तो अगर आप अभी 11th में हो या फिर 12th में हो, तो हम अपना पहला पाइथन का प्रोग्राम्स कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। अज्यूम कर लो कि आप पहला ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो सबसे पहले लोग प्रिंट करते हैं हेलो वर्ल्ड, पूरी दुनिया प्रिंट करती है हेलो वर्ल्ड, बट हम प्रिंट करेंगे हेलो महारथी, ठीक है। तो हेलो महारथी प्रिंट करने के लिए हमने क्या करा, प्रिंट लिखा, देन 2 ब्रैकेट लगाए, फिर उसके बाद हमने उसको एक स्ट्रिंग बनाया। तो स्ट्रिंग बनाने के लिए आपको पता ही है क्या करना होता है, ठीक है। हम बेसिकली उनको कोट्स के अंदर लिख देते हैं। कोट्स भी अलग अलग टाइप के होता है, सिंगल कोट, डबल कोट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डबल कोट्स में लिखा हुआ है, तो कोई भी चीज़ को अगर हम डबल कोट्स में लिख के बाहर से ब्रैकेट लगा के उसके यहाँ पे प्रिंट लिख देते हैं बाहर पे, तो वो आपका प्रिंट हो जाता है पाइथन में। बहुत ईजी है, सिंपल सिंपल हेलो महारथी प्रोग्राम। तो प्रिंट ब्रैकेट ओपन हेलो महारथी, देन ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद बीच में हमने यहाँ पे इसको कोट्स में लिखा हुआ है, तो हमारा प्रिंट क्या हो जाएगा शेल में, हेलो महारथी। तो आई होप ये चीज़ आपके लिए क्लियर होंगी। अच्छा अब यहाँ पे बहुत अच्छा आपके लिए एक टाइप का हम कह सकते हैं डाटा टाइप का पूरा आपके लिए एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रखा है, फ्लो चार्ट फॉर्म हो रखा है, और बहुत बढ़िया फ्लो चार्ट बना रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखाया तो डाटा टाइप्स इन पाइथन। पाइथन में क्या क्या डाटा टाइप्स होते हैं, इसके ऊपर पूरा आपके लिए एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में आपके लिए फ्लो चार्ट रेडी है।
समझ लेते हैं सब कुछ पहले। डाटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं? अच्छा, अगर आप वाइवा वगैरह भी दोगे ना अपने 12th में, तो ध्यान रखना डाटा टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं टीचर्स, क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया था। लाइक अब आपका नंबर है, आपका इंटीजर है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब आपसे सीधे पूछ लेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के डाटा टाइप्स बताओ, कितने टाइप के डाटा टाइप होता है, ठीक है। और आपको वहाँ पे फंसना नहीं है, क्योंकि आप हमारे चैनल से पढ़ रहे हो, और महारथी लोग फंसते नहीं है, ठीक है। महारथी लोग फंसा के आते हैं किसको? क्वेश्चंस को, तोड़ फोड़ के आते हैं क्वेश्चंस को। नेक्स्ट आपका नंबर्स। तो अब देखो यार, यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के डाटा टाइप्स है, कैसे आंसर करना है? पहला नंबर होता है, स्ट्रिंग होता है, बूलियन होता है, लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी। याद आपको क्या रहेगा? नॉर्मली देखो हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, तो लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी तो हम याद रख लेंगे। और क्या है? बूलियन, स्ट्रिंग और नंबर। बूलियन स्ट्रिंग नंबर आप और याद रख सकते हो। तो यहाँ पे 3 यहाँ, 3 यहाँ, 1 नीचे, तो टोटल आपके 7 हमारे डाटा टाइप्स हैं। इनको आप अच्छे से याद कर लेना। और क्या क्या इनके अंदर भी कुछ कुछ है चीज़ें, वो मैं आपको अभी डीप में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि नंबर्स। नंबर्स में आपका एक तो इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर, पहले भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, ये ऊपर भी हमने जस्ट अभी पढ़ा है, ठीक है। नंबर्स में क्या क्या होता है? इंटीजर, इंटीजर कौन सी वैल्यूज होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8, जो भी आपकी इंफिनिटी तक जाती है। और इसके साथ में नेगेटिव वैल्यूज भी इंटीजर में काउंट होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका कोई इंटीजर्स होगा। देन आपका फ्लोट, फ्लोट में पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं। अच्छा भैया, क्या फ्लोट के अंदर जो आपको नॉर्मल नंबर्स होते हैं, जो इंटीजर होता है, उसमें पॉइंट वाली वैल्यूज नहीं होती? यस, आपकी उसमें कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू नहीं होगी। और अगर आपको कोई फ्लोट वाली वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कराना है, तो उसका भी एक अलग मेथड होता है। फ्लोट वाली वैल्यू, इंटीजर वाली वैल्यू अलग अलग होती है दोनों के दोनों, ठीक है। देन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, जो कि आई प्लस जे की जो भी फॉर्म में होती है। एंड देन आपका स्ट्रिंग। फर्स्ट, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग क्या है आपका? बेसिकली एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है और कुछ नहीं है। और इसको हम सिंगल एनक्लोज इन सिंगल और डबल कोट्स, डबल, ट्रिपल, सिंगल किसी में भी कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखना, सिंगल और डबल में फंक्शन सेम ही होता है उनका। मल्टी लाइन स्ट्रिंग वो नहीं बनेगा। बट अगर आप उनके ऊपर ट्रिपल कोट्स लगा देते हो, तब वो आपका मल्टी लाइन बन जाता है। यानी कि आप उसको मल्टीपल लाइन्स में भी लिखोगे, तब भी वो आपका एक ही स्ट्रिंग रहेगा। अगली चीज़ आती है आपकी बूलियन। बूलियन मैंने आपको सेम पहले भी समझा दिया, रिप्रेजेंट्स ट्रू और फॉल्स वैल्यूज। जैसे कि एग्जांपल, इज ट्रू इज इक्वल्स टू ट्रू। तो ये आपका लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए यूज होता है किसी भी टाइप के, ठीक है। कि कहीं पे आपको ट्रू और फॉल्स पता करना है कि क्या है, तो फिर उस टाइप में आप बूलियन में, अगर मतलब आपका अगर रिजल्ट ट्रू फॉल्स में आया, तो दैट इज अ टाइप ऑफ बूलियन। नेक्स्ट आपका लिस्ट। लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड एंड म्यूटेबल कलेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्ट और टपल में कई बार डिफरेंसेस भी आते हैं, एंड इवन 11th में भी आते हैं। अब आप अगर आप 12th में हो तो भी आपको इसको अच्छे से कर लेना है। अगर आप 11th में हो तो भी आपको लिस्ट और टपल में डिफरेंसेस कर लेने हैं, ठीक है। बहुत ईजी है, टफ नहीं है। सबसे पहले लिस्ट क्या है? ऑर्डर्ड सीक्वेंस है। एंड टपल क्या है आपका? टपल भी ऑर्डर्ड है, ठीक है। बट आपका एक अनऑर्डर्ड होता है, 2 अनऑर्डर्ड होता है इवन। कौन कौन सा? डिक्शनरी और सेट, ये दोनों अनऑर्डर्ड है। आप इसको ना एक फॉर्मेट से याद रख सकते हो, जैसे कि ये दोनों है, ये एक साइड वाले। अगर देखो आप इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में याद रखोगे ना, जैसे कि एक बार खुद से स्टार्ट करते हैं, सामने सामने प्रैक्टिस करता है, ठीक है। वीडियो को थोड़ी देर इग्नोर कर देना, जो आपके यहाँ पे मेन स्क्रीन में आपके दिख रहा है, इसको इग्नोर कर देना, खुद से इमेजिन करना सामने, बस मेरी आवाज़ सुनते रहो। सबसे पहले आपका नंबर, स्ट्रिंग, अच्छा अपने सामने सबसे पहले इमेजिन करते रहो। सबसे पहले यहाँ पे ट्री की ब्रांच निकली, नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, देन लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी। क्लियर? 7 चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, लिस्ट, टपल, सेट्स, डिक्शनरी। तो यार ये कुछ चीज़ें आप इसको ईजिली याद कर लेना। नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी। नंबर, लिस्ट, बूलियन, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी। तो ये मुझे लग रहा है आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छा, सेट अनऑर्डर्ड है, एंड हम लिस्ट पे थे। लिस्ट मतलब म्यूटेबल कलेक्शन। एंड टपल का क्या होता है? देखो ध्यान से समझो, म्यूटेबल होता क्या, अगर आपने अभी तक नहीं सुना। म्यूटेबल यानी कि वो चीज़ें जिनको कि अगर हमने एक बार क्रिएट कर दिया तो उनको चेंज नहीं किया जा सकता, ये आपके होंगे म्यूटेबल। एंड अनम्यूटेबल यानी कि जिनको कि क्रिएट कर अनम्यूटेबल यानी कि जिनको कि चेंज नहीं किया जा सकता है। म्यूटेबल यानी कि जिनको चेंज किया जा सकता है, यानी कि जो लिस्ट हैं उनको चेंज किया जा सकता है क्रिएट होने के बाद। एंड टपल्स को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और टपल्स किस में स्टोर होते हैं? राउंड ब्रैकेट्स में स्टोर होते हैं। एंड यही सब कुछ है इसमें, तो इजीली आप समझ सकते हो। देन डिक्शनरी। डिक्शनरी बेसिकली एक की वैल्यू पेयर होता है, ठीक है। डिक्शनरी का नाम आ जाए तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए, की और वैल्यू का पेयर है। और आपका यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में स्टोर होता है। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल वगैरह भी दे रखे हैं, तो आप इसको ईजिली अच्छे से पढ़ सकते हो, ज़्यादा कुछ टफ ये नहीं है। देन हमारा आ जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जहाँ से एक्चुअल में कोडिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। प्रोग्रामिंग वगैरह हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब यार हमें इफ एलिफ एल्स लूप पता चल जाता है, इफ एलिफ एल्स पता चल जाता है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स बेसिकली, एंड हमें लूप्स पता चल जाता है, फॉर लूप, व्हाइल लूप, ठीक है। उसके बाद हम एक्चुअल में प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि हमारा इफ स्टेटमेंट, तो बहुत अच्छे से समझ लेना। इफ बहुत बेसिक सी बात है यार, यानी कि अगर मान लो ना हम, जैसे कि अगर हम डिसाइड कर लेते हैं कि लेट सपोज इफ मार्क्स आ रहे हैं, अगर आपके 90 प्लस आ गए,
तो आप किसी पर्टिकुलर प्लेस में घूमने जाओगे, ठीक है। अगर आपके 90 से नीचे आए तो आप खुद को ही कुछ ट्रीट दोगे छोटी मोटी। एंड अगर आपके मार्क्स कुछ ज़्यादा कम आ गए तो हो सकता है कि आप नेक्स्ट ईयर से बहुत जल्दी पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझो, आपने अपने लिए कुछ कंडीशन सेट कर दी, ठीक है। आपने बोला कि भाई अगर मेरे 90 से ऊपर आए मार्क्स तो मैं कहीं घूमने जाऊंगा, पेरेंट्स के साथ कुछ ट्रिप करूंगा, एंजॉय करूंगा। तो ये आपकी एक कंडीशन हो गई। एंड अगर ये वाली कंडीशन आपकी फॉल्स हुई यानी कि गलत हुई, तो आप दूसरी कंडीशन पे आओगे, दैट इज जब आपके मार्क्स 90 से कम है, हो सकता है 80 या फिर 70 में है, तो तब जाके उस केस में आप क्या करोगे, छोटी मोटी ट्रीट में काम चला के आप ओवर कर दोगे, मतलब आप आगे आगे पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। बट अगर आपके मार्क्स कम आए तो हो सकता है यार वाट भी लग सकती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से आपकी क्या है कंडीशन है जो कि आपने सेट कर लिया। अब इसको देखोगे तो अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आना है। इफ स्टेटमेंट यानी कि इफ स्टेटमेंट सबसे पहली स्टेटमेंट होती है, ठीक है, जो कि हम सबसे पहले सोचते हैं कि अगर कोई काम पर्टिकुलर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ठीक है। देन अब देखो भैया, पहले क्या था ना, पहले सिर्फ इफ और एल्स था कि या तो ये वरना वो। फिर जाके हमें समझ में आया कि यार कंडीशन जरूरी थोड़ी कि दो ही हो, मतलब दो भी कहाँ, सिर्फ ये एक ही कंडीशन है। अगर ये एक कंडीशन ट्रू हुई तो वो कर देगा वो वाला काम, वरना वो अगर इसके अलावा कुछ भी हुआ तो वो फॉल्स कर देगा, यानी कि तो वो अपना कुछ जो भी डिजायर्ड काम बताएगा वो करेगा। यानी कि इफ और एल्स सिर्फ दो ही कंडीशन थी कि या तो ये वरना ये। बाद में हमें समझ में आया कि यार बहुत सारी मल्टीपल कंडीशन हो सकता है, हमें ये करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, ठीक है। यानी कि अब जैसे कि 10th से पहले हम लोग डिसाइड करते थे ना कि 10th, मतलब जब हम 10th में थे, कि अगर हमारे 10th में साइंस में 95 प्लस आए तो हम उसके बाद क्या है 11th में साइंस ले लेंगे। तो यही सब कुछ सोच के हमने 11th में साइंस ली थी, ठीक है। अगर हमने 11th में साइंस क्यों ली, हमने देखा कि 10th में हमारे क्या मार्क्स है। अगर हमें लगा, अब देखो यहाँ पे मैं किसी भी तरीके से ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट्स जिनके ज़्यादा मार्क्स आते हैं उन्हीं को साइंस लेनी चाहिए, बट यार मैं नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर बता रहा हूँ कि हम लोग स्टार्ट पहले क्या होता था, ठीक है। तो हम हमारी खुद से अजम्पशन रहती थी कि यार हमारे साइंस में 10th में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, या फिर हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, हमारी परसेंटेज अच्छी बन रही है। तो हमने पहले से पेरेंट्स अज्यूम कर लेते थे, सोसाइटी अज्यूम कर लेती थी कि अगर स्टूडेंट के इतने मार्क्स आ रहे हैं तो वो साइंस लेगा, अगर उससे उतने नहीं आए, उससे थोड़े कम आए तो वो ये करेगा। तो मतलब पहले से ही एक टाइप का हमने इफ एल्स स्टेटमेंट बना लिए थे। सेम वही चीज यहाँ पे भी है। सबसे पहले एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड इफ द कंडीशन इज ट्रू, पहली कंडीशन होती है यार ये, ठीक है। अगर ये ट्रू हो गई तो बाद में जाके उसके नीचे वाली कोई भी कंडीशन नहीं देखी जाएगी, सीधे जैसे ही ये वाले इसमें जो भी करने को बोला गया है इस कंडीशन के दौरान वो चीज फॉलो हो जाएगी। यहाँ पे इसके बाद कोई भी कंडीशन, ना एलिफ ना एल्स, कुछ भी चेक नहीं होने वाला, सीधे सीधे एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे कि देखें, एक एग्जांपल है, चेकिंग इफ अ नंबर इज पॉजिटिव विद द हेल्प ऑफ इफ स्टेटमेंट। हमें चेक करना है कि एक नंबर पॉजिटिव है या फिर नहीं है। अब खुद से ही सोचो यार, कोई नंबर पॉजिटिव कैसे होगा। कोई नंबर पॉजिटिव तभी होगा जब उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो से बड़ी होगी, ठीक है। अगर उसकी वैल्यू जीरो से बड़ी है तो हम क्या कर देंगे, तो हम समझ जाएंगे। तो एक नंबर ले लिया हमने, ऊपर पे नंबर डिफाइन कर दिया, नंबर इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब यहाँ पे हमने करा इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो। सीधी सी बात है कि पॉजिटिव कब होगा, जब वो नंबर जीरो से बड़ा होगा। अच्छा, किसी भी नंबर की सिर्फ दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो वो जीरो से बड़ा होगा या तो वो जीरो से छोटा होगा, मतलब या तो फिर बराबर होगा। बड़ा होगा, एक तो बड़े होने वाली आ गई, लेट्स सपोज अगर जीरो बीच में, तो एक तो हो गया जीरो से बड़ा सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। एंड एक हो गया जीरो से छोटा या फिर जीरो। अच्छा, जीरो से बड़े की कंडीशन में जीरो भी, अगर आप जीरो भी इनपुट करते हो तो भी वो आपका फॉल्स ही देगा यहाँ पे इस केस में, ठीक है, क्योंकि जीरो भी हम यहाँ पे पॉजिटिव नहीं लेंगे, हमें जीरो से बड़ा चाहिए, यानी कि मिनिमम वैल्यू 1 होनी चाहिए। उसके अलावा तो आप कितनी भी एक्सीड करते जाओ, बट मिनिमम वैल्यू हमारी 1 होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे नंबर इज इक्वल टू 7 लिया। तो इफ नंबर जो है जीरो से बड़ा है तो आप प्रिंट कर दो तो नंबर इज पॉजिटिव। अच्छा, ये बेसिक कोड्स हैं यार, अगर आपको ये लिखने नहीं आ रहे ना तो आपको 11th की वीडियोस देखनी चाहिए। एंड आपको अगर आपके पास टाइम है, अभी 12th क्लास में अगर आपके पास टाइम है तो आपको 11th की वीडियोस भी देखनी चाहिए। अदरवाइज यार ये बहुत बेसिक कोर्स है, थोड़ा बहुत अगर आप करोगे प्रैक्टिस अपने फोन में या फिर किसी भी चीज में, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप में प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर फोन है तो फोन में भी इजिली पाइथन कंपाइलर चल जाता है, ठीक है, तो उसमें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये जो हमने पहले एक नंबर के अंदर एक वैल्यू स्टोर कर ली 7। अब हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये नंबर की वैल्यू जीरो से बड़ी है। अगर ये नंबर की वैल्यू जीरो से बड़ी होती है तो प्रिंट कर दो द नंबर इज पॉजिटिव। और अगर ऐसा नहीं होता है, अच्छा अभी हमें ये भी तो बताना पड़ेगा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। तो ध्यान से सोचो, अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो क्या होना चाहिए, नंबर इज नॉट पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, द नंबर इज पॉजिटिव। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट, सिर्फ इफ और एल्स वाली कंडीशंस। तो यहाँ पे यार अगर ये हुआ तो ठीक, अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो आंखें बंद करके एल्स वाली कंडीशन ट्रू कर देनी है। एल्स वाली कंडीशन जो भी बोला एल्स में वो करना है, ठीक है।
तो ये वाली कंडीशन कुछ इस टाइप की। अब जैसे कि चेकिंग इफ नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव है, अब हमें चेक करना है कि नंबर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो अगर 0 से बड़ा है तो नंबर इज पॉजिटिव, एंड एल्स में अब मुझे खुद से बताओ यार, या तो कोई नंबर पॉजिटिव ही होगा या तो कोई नंबर नेगेटिव ही होगा। 0 को अभी हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो हमें सिर्फ अभी सोचना है कि कोई नंबर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव ही होगा। बट कंडीशन क्या है बेसिकली, अगर वो 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव हो गया। तो इस केस में आप खुद से देखो, नंबर की वैल्यू हमने -5 ले रखी है। अब अगर मैं नंबर की वैल्यू -6 ले लूँ, -7 ले लूँ, अब ध्यान से देखो, अगर पहले यहाँ पे सबसे पहले कोड कैसे रन होगा, पहले यहाँ पे वैल्यू चेक करेगा इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0। तो अब इसने देखा कि क्या नंबर 0 से बड़ा है, तो देखा भाई नहीं -5 है। -5 कहाँ पे आता है, 0 से छोटा है -5। तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो ये वाली कंडीशन जैसी ही फॉल्स हुई तो उसने नेक्स्ट कंडीशन क्या देखी, सीधे एल्स है। यानी कि अगर ऊपर वाली कंडीशन, अगर इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो सीधा अगर उसके बाद एल्स है तो सीधा आप एल्स को लगा दो, एल्स ही है उसके बाद, ठीक है। तो प्रिंट द नंबर इज नॉन पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव, तो नंबर पॉजिटिव नहीं है। यहां से हमें ये पता चल गया। अच्छा, यहाँ पे अगर हम एक और चीज़ लेते हैं, फिर से ट्राई करते हैं। अगर ये 6 होता तो इफ नंबर इज ग्रेटर देन 6, 0, अगर 0 से नंबर बड़ा है, 6 ऑब्वियसली बड़ा है, तो पहली ही कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जैसे ही पहली कंडीशन ट्रू हुई तो ये प्रिंट कर देगा नंबर, द नंबर इज पॉजिटिव, विदाउट इवन थिंकिंग कि एल्स में क्या लिखा हुआ है। बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ है हमारी इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। यार देखो, हमें ना जरूरत पड़ी, हमें समझ में आया कि यार सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट सिर्फ ऐसे ही थोड़ी हो सकता है कि इफ एल्स ही होगा, हो सकता है हमें मल्टीपल कंडीशंस देनी हो कि इतने में ये करेंगे, इतने में ये करेंगे, ऐसे में ये करेंगे, ऐसे में ये करेंगे। तो अलग अलग कंडीशंस के लिए हमने इफ एलिफ एल्स यूज किए। एक और बात ध्यान रखो, इफ हम नॉर्मली सिर्फ एक ही बार यूज करते हैं, एल्स भी एक ही बार यूज होता है, बट एलिफ जो है हम मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। यानी कि आपको 3 कंडीशंस देनी है, 4 कंडीशंस देनी है, 5 कंडीशंस देनी है, आपको जितनी कंडीशंस देनी है आप उतनी एलिफ के अंदर लगा सकते हो, उतने ही एलिफ आप लगा सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे नंबर एक 0 है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चेकिंग द साइन ऑफ द नंबर, हम नंबर का साइन चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर नंबर 0 से बड़ा है तो वो क्या है, पॉजिटिव है। अगर नंबर 0 से छोटा है तो वो नेगेटिव है, अदरवाइज नंबर 0 है। आप खुद से ही सोचो यार, अगर कोई नंबर पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि 1 से इन्फिनिटी तक। और अगर कोई नंबर 0 से छोटा है यानी कि वो नेगेटिव होगा, यानी कि -1 से इन्फिनिटी तक। बट अगर कोई नंबर कुछ भी नहीं है तो वो है क्या, ऑब्वियसली बचा क्या बीच में, एक 0 से बड़ा हो गया, एक 0 से छोटा हो गया, बीच में बच गया 0। तो अगर ना ये वाली कंडीशन ट्रू है ना ये वाली कंडीशन ट्रू है, तो जो आखिरी कंडीशन है एल्स वाली, दैट इज 0, तो वो ही ट्रू होगा, ठीक है। अब जैसे कि हमने टॉप पे ले लिया 0 ले लिया हमने, चेक करते हैं क्या नंबर, यानी कि नंबर की वैल्यू क्या है, 0, क्या 0 0 से बड़ा है, ऑब्वियसली नॉट, ठीक है, 0 0 से बड़ा नहीं है। तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। नेक्स्ट कंडीशन पे आ गए एलिफ पे, क्या नंबर यानी कि 0 0 से छोटा है, तो 0 0 से छोटा भी नहीं है, तो ये वाली कंडीशन भी फॉल हो गई। अब जैसे ये वाली कंडीशन फॉल हुई तो हम सीधा एल्स में आ जाएंगे। एल्स में हमें कोई कंडीशन देने की जरूरत नहीं होती। जब ऊपर वाली सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स अपने आप ही ट्रू हो जाता है। एल्स में क्या है हमारा, द नंबर इज 0, ऑब्वियसली 0, तो द नंबर इज 0, तो हमने यहाँ से पता लगा लिया। अगला हमारा है सिंपल पाइथन प्रोग्राम्स। अच्छा, नीचे मैंने बहुत सिंपल कुछ पाइथन के प्रोग्राम्स है जो कि आपकी बुक में ही दे रखे हैं, ठीक है। तो मैंने इनको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है ताकि आपको और इजीली पाइथन समझ में आ जाए। सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू प्रोग्राम। अब यहाँ पे करती क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। अब देखो यार, अगर आप ना साइंस ले रखी है आपने तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि यार वो वैल्यू जो कि हमेशा पॉजिटिव रहती है। मान लेते कि -5 है, व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5, सो ऑब्वियसली 5, ठीक है। साइन हटा के जो भी वैल्यू बचती है दैट इज उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहती है, बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो। कैलकुलेट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द नंबर, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द नंबर इज नेवर नेगेटिव, यानी कि कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। और कन्वर्ट्स नेगेटिव नंबर टू पॉजिटिव एंड पॉजिटिव नंबर रिमेन्स द सेम, तो नेगेटिव नंबर को ये पॉजिटिव कर देगा और पॉजिटिव नंबर वैसे का वैसा ही रहेगा, पॉजिटिव नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं फाइंडिंग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5, -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू। अब देखो -5 में माइनस का साइन यूज हो रखा है, बट हमें क्या निकालनी है, अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। तो हम करेंगे क्या, नंबर इज इक्वल टू -5, रिजल्ट इज इक्वल टू ABS नंबर। अब देखो यार ABS क्या है, ABS का यूज होता है किसी भी चीज की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए। अगर आप यहाँ पे ABS लिख देते हो तो उस नंबर की, उस डिजिट की, अगर उसमें माइनस है प्लस है फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो नेगेटिव वैल्यू चाहे वो पॉजिटिव वैल्यू हो, ये उसको पॉजिटिव में ही अपने आप कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। जैसे कि हम प्रिंट रिजल्ट करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट क्या आने वाला है, +5। दिया क्या था हमने, -5 दिया था, आ क्या गया, +5 आ गया। अगर हमने -6 दिया होता तो ये +6 आ जाता, और अगर हमने +6 ही दिया होता तो क्या ये नेगेटिव करता, नो, ये हमेशा पॉजिटिव करता, तो ये +6 आपका +6 में ही रहता।
तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ हो गई। नेक्स्ट आपका सॉर्ट 3 नंबर्स प्रोग्राम। अब यहाँ पे अगर हमें 3 नंबर्स को सॉर्ट करना है, अच्छा सॉर्टिंग कैसे होती है, बेसिकली 3 नंबर्स को हमें यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में करना है। सॉर्टिंग 2 तरीकों से होती है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। डिसेंडिंग कभी और डिस्कस करेंगे या फिर हो सकता है इसी से ही आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हमें असेंडिंग करना है। अब ए बी सी की वैल्यू क्या ले लिया हमने, 1 3 1 2। अब अगर यहाँ पे आपको ये असाइनमेंट नहीं पता है ना, तो इस टाइप का असाइनमेंट आपको सीखना पड़ेगा। देखो ए बी सी, ए कौन से नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे, तो इज इक्वल्स टू के बाद जो फर्स्ट नंबर वाली वैल्यू है उसमें ए की वैल्यू असाइन हो जाएगी। जैसे कि ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 एंड सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो यहाँ पे कुछ ईजिली इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। अगली चीज रही सॉर्टेड नंबर इज इक्वल टू सॉर्टेड ए बी सी। हमने सॉर्टेड वर्ड का यूज किया। अब जहाँ पे जैसे ही हम सॉर्टेड वर्ड का यूज करेंगे तो आपका ये प्रिंट सॉर्टेड करके सॉर्ट हो जाएगी, पूरी की पूरी जो भी हमारा प्रोग्राम है सॉर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका चेक इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर। अगर हमें चेक करना है कि कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है या फिर नहीं है, तो लेट सपोज हमने एक नंबर ले लिया 10, डिविजर ले लिया 2। अब यहाँ पे ना ध्यान से समझो, अगर कोई भी नंबर किसी से डिविजिबल होगा तो आउटपुट क्या आएगा। अगर कोई भी नंबर पूरा पूरा डिविजिबल है तो हमेशा ध्यान दो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। रिमाइंडर क्या बचेगा, हमेशा 0 बचेगा। अगर रिमाइंडर कुछ बच रहा है तो वो नंबर यानी कि पूरा पूरा डिविजिबल है ही नहीं। तो हमने यहाँ पे क्या करा, ये परसेंटेज। अच्छा भैया ये परसेंटेज का क्या साइन है, अच्छा ये ना हमें ना हर चीज़ का रिमाइंडर देता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पे नंबर परसेंटेज डिवीजर लिखा, यानी कि नंबर को डिवाइड करेगा डिवीजर से, ठीक है। मान लेते कि 10 है, 10 को डिवाइड करेगा 2 से, और उसको डिवाइड करने के बाद एक तो आएगा हमारे पास क्वोशिएंट जो कि ऊपर रहता है, और एक आएगा हमारे पास रिमाइंडर जो कि नीचे रहता है। तो जो नीचे वाला रिमाइंडर है ये उसकी वैल्यू है, ठीक है। यहां से क्या मिलेगी, उस रिमाइंडर की वैल्यू मिलेगी। तो अगर वो रिमाइंडर की वैल्यू डबल इज इक्वल टू, यानी कि हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, ये फिर से आपका कंपेरिजन आ गया। तो अगर ये इसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो यानी कि हम लिख सकते हैं नंबर इज डिविजिबल बाय डिवीजर। तो जो ये नंबर है किससे डिविजिबल है, इस वाले डिवीजर से डिविजिबल है। बट अगर खुद से सोचो, अगर रिमाइंडर 1 नहीं, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आया, उसके अलावा कुछ आया, 1 आया, 1 आया या फिर 5 आया, कुछ भी आया उसके अलावा, तो ये वाली हमारी कंडीशन गलत हो जाएगी इफ वाली, और एल्स वाली कंडीशन सही हो जाएगी, दैट इज नॉट डिविजिबल। तो कुछ इस प्रकार से हम इजीली किसी भी नंबर का पता कर सकते हैं कि क्या वो डिविजिबल है पूरी तरीके से या फिर नहीं है। तो यहाँ पे इस केस में 10 और 2 था, तो 10 और 2 इजीली डिवाइड होके 5 आ जाता क्वेश्चन में, और रिमाइंडर 0 बचता। तो 0 का बचता यानी कि इफ वाली कंडीशन ट्रू हो जाती और डिविजिबल होता, तो डिविजिबल है। तो क्लियरली आपने इस तरीके से इसको भी सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट आपका आता है फॉर एंड वाइल लूप। अब देखो फॉर एंड वाइल लूप में ना थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, बट आपको इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। फॉर एंड वाइल लूप का बेसिकली यूज दोनों के दोनों एक टाइप के लूप्स हैं। लूप्स क्या होता है, लूप्स होते हैं यार कभी भी अगर हमें प्रोग्राम को मल्टीपल टाइम रन करना होता है, यानी कि यार देखो, अब मान लीजिए कि मेरे को कोई भी प्रोग्राम है, मुझे उसको बार बार रन कराना है, बट उसका थोड़ा सा कुछ मुझे चेंजेस भी करते रहने हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, बार बार वही सेम प्रोग्राम लगाऊंगा। अब मान लेते हैं लेट सपोज मुझे प्रिंट को 100 बार प्रिंट कराना है, तो मैं बार बार प्रिंट और उसके बाद प्रिंट 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 ऐसी थोड़ी लिखता रहूँगा हर लाइन में। सो इसको सॉल्व करने के लिए हमने लूपिंग स्टार्ट की, ठीक है। लूपिंग यानी कि बेसिकली एक ही चीज़ को अगर हमें एक ही काम को बार बार करना है तो उस पर लूप लगा दो सीधे सीधे। तो इस लूप वाले आइडिया से क्या हुआ, हमारे काम जो हमारे कोड्स बहुत बड़े बड़े थे वो बहुत ज़्यादा ईजी हो गए, और कम टाइम में कम कोड के अंदर हम उस प्रोग्राम को रन कर पा रहे थे। अब जैसे कि यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है स्क्वायर ऑफ नंबर यूजिंग फॉर लूप। किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, किसका यूज़ करके, फॉर लूप का यूज़ करके। तो यहाँ पे नंबर इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 फॉर नम इज नंबर्स, स्क्वायर इज इक्वल्स टू नम इंटू 2। अच्छा नम, अब देखो यार ये जो हमें नंबर्स है ना, नंबर हमारी एक लिस्ट है, एक एक करके समझेंगे। तो ये जो नंबर्स है, नंबर्स हमारी एक लिस्ट है जिसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है। अब देखो इफ लूप जो होता है ना, वो हमेशा सबसे पहले से स्टार्ट करता है, ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ से करेगा, लेफ्ट साइड से, यानी कि 1 से। तो सबसे पहले फॉर में जो ये नंबर है ना, नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन नंबर्स लिखा है, फॉर नम इन नंबर्स, यानी कि नंबर्स के अंदर देखो, नंबर्स के अंदर नम कहाँ पे, पहला वाला कहाँ पे 1 है। तो हम सबसे पहले इसकी वैल्यू 1 ले लेंगे, ठीक है। अब वैल्यू 1 हो गई है नंबर की, नंबर नम की वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई है। नंबर क्या है आपका, पूरा पूरा लिस्ट है, और नम की वैल्यू हो गई है 1। अब ये जो 1 है ना, अब हमने स्क्वायर देखा, स्क्वायर में नम की पावर 2। अब अभी फिलहाल नम की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 की पावर 2 क्या हो जाती है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ से स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 1 हो गई। सो हम प्रिंट कर देंगे द स्क्वायर ऑफ नंबर इज स्क्वायर, स्क्वायर में क्या वैल्यू है, 1 ही है। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो अब इसने प्रिंट कर दिया यहाँ पे, तो देखें तो फिर सबसे पहले यस प्रिंट हो गया है, द स्क्वायर ऑफ 1 इज 1। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, अच्छा अब ये ना लूप अब दोबारा चलेगा, क्यों,
क्योंकि ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक नंबर्स के सारे एलिमेंट्स कंप्लीट नहीं हो जाते, जब तक सारे के सारे एलिमेंट्स सॉल्व नहीं हो जाएंगे, जब तक सब में लूप नहीं लग जाता, फॉर नम की वैल्यू सब में नहीं आ जाती, तब तक ये लूप चलता रहेगा। अच्छा भैया अगर यहाँ पे 100 होता है इसी लिस्ट के अंदर तो यस ये 100 टाइम चलता, ठीक है, जितने ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे उतने बार चलेगा। तो अब पहला वाला हो गया। अब ये लूप दोबारा चलेगा बट विद द नेक्स्ट वैल्यू, इस बार नंबर की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। अब 2 के साथ चला तो नंबर की जगह पे 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो स्क्वायर की वैल्यू 4 हो गई, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या प्रिंट हो जाएगा 4। फिर से नेक्स्ट दोबारा लूप चलेगा, दैट इज अब इस बार 3 वैल्यू हो गई, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो यहाँ पे 9 आ गया। तो इस तरीके से हमने किसी भी नंबर की जो लिस्ट थी, इस लिस्ट के सारे एलिमेंट्स का हमने स्क्वायर निकाल लिया है। एंड ट्राई करना है, अगर ये वाला खुद से नहीं आ रहा है तो एक बार आपने यहाँ से भी सीख लिया है, देन इसी सेम प्रोग्राम को आपको ट्राई करना है लैपटॉप में या फिर अपने फ़ोन में, ठीक है। और जब तक आप प्रोग्राम को ट्राई नहीं करोगे, बिलीव मी कोडिंग ऐसे प्रोग्रामिंग नहीं आएगी, ठीक है। मैंने ये चैनल देखो मेरे को स्टार्ट किए हुए लगभग ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो चुके हैं, एंड 2 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे को सारे स्टूडेंट्स की कमेंट यही आती कि भैया कोडिंग नहीं हो पा रही है, प्रोग्रामिंग नहीं हो पा रही है। और प्रोग्रामिंग सिर्फ तभी आएगी जब तुम आज ये पढ़ने के बाद ना इसको घर में प्रैक्टिस करोगे। जब तक तुमने अगर प्रैक्टिस नहीं की तो आज की पूरी क्लास जितना भी तुमने टाइम दिया ना अपना 1 घंटा 40 मिनट्स, ये पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो मेक श्योर कि इसकी प्रैक्टिस तुम अभी के अभी करो। तो इसको कोड को खुद से बनाने की कोशिश करना, अगर बन जाए तो वेल एंड गुड। अगर कुछ गलती आ रही है या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पे स्टक हो गए हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना डिस्कशन वाला, ठीक है। डिस्कशन वाले ग्रुप का जो लिंक है वो टेलीग्राम के मेन ग्रुप में दे रखा है, ठीक है। ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे बहुत बढ़िया कम्युनिटी क्लास 11 12 कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है, ठीक है। कुछ भी पूछना है वहाँ पे आप इजीली पूछ सकते हो साई कम्युनिटी में जो भी स्टूडेंट्स हैं क्लास 11 12 के। एंड नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला आ जाता है हमारा वाइल लूप के भी कुछ प्रोग्राम्स हैं। तो कैलकुलेटिंग द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग वाइल लूप। तो अब देखो यार, सबसे पहले जैसे कि हमारी सबसे पहले नंबर की वैल्यू 5 है, ठीक है। अब हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले जो है फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, अभी फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब ये फैक्टोरियल की वैल्यू बढ़ती जाएगी, कैसे, अब देखो फैक्टोरियल होता क्या है, मान लो 5 है, 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो मतलब क्या, 5 से नीचे जो भी नंबर्स है, ठीक है, 5 से नीचे और 5 के इक्वल में जो भी नंबर्स हैं हमें उनको मल्टीप्लाई करना है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। तो अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है रिजल्ट क्या आएगा। तो लेट सपोज करते हैं, तो 5 4 जा 20, 23 जा 60 एंड 62 जा 120 एंड 120 इंटू 1 दैट इज 120, ठीक है। तो हमारा 120 होता है फैक्टोरियल, बट हमें इसको कैलकुलेट कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्राम। तो सबसे पहले आपको फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ले लेनी है, आई की वैल्यू आपको 1 ले लेनी है, देन वाइल लूप लगा के जब तक आई की वैल्यू नंबर के बराबर ना हो जाए तब तक इसको मल्टीप्लाई करते रहो। और देखना नीचे पे कोड में क्या है कि आई की वैल्यू एक एक नंबर से बढ़ाते जाओ। सबसे पहले आपकी वैल्यू फैक्टोरियल में आपकी वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई हो गया इस बार। नेक्स्ट टाइम गया आई की वैल्यू बढ़ के आ गई, इस बार 2 हो गई, इस बार 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फैक्टोरियल में क्या है 2 मल्टीप्लाई कर दिया, इस बार फैक्टोरियल की वैल्यू फिर से बढ़ गई। फैक्टोरियल की वैल्यू में 2 मल्टीप्लाई हुआ, पहले 1 था, फैक्टोरियल की वैल्यू में इस बार 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई होते ही इस बार फैक्टोरियल की वैल्यू 2 हो गई। अब फिर से एक नंबर से बढ़ जाएगा तो इस बार 3 हो गया, अब 3 ऊपर गया, 3 इसमें से मल्टीप्लाई हुआ, इस बार फैक्टोरियल की वैल्यू 2 थी, अब 2 से 3 मल्टीप्लाई हुआ तो फिर हमारा आ गया 2 3 जा 6। अब 6 के बाद अब आई की वैल्यू फिर से बढ़ गई, इस बार आई की वैल्यू 4 हो गई, ठीक है। तो 6 4 जा 24, इस बार फिर से मल्टीप्लाई हुई आई की वैल्यू 4 तो 24 हो गया। देन लास्ट में इस बार फिर से वैल्यू चेक होगी, इस बार आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही ये 5, तो देखें जरा 5 के इक्वल है, तो हाँ इक्वल है, बट अब 5 से जैसे ही 6 होगा तो इस बार वैल्यू नहीं चलेगी, तो अब 5 पे लास्ट चलेगी, 5 पे लास्ट चली। पिछली बार फैक्टोरियल की वैल्यू 24 रह गई थी, तो इस बार 24 जो है इस बार वो 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 24 जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 120 हमारा आउटपुट आ जाने वाला है, ठीक है। और इस बार लूप स्टॉप हो जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली लिमिट क्रॉस हो चुकी है हमारी, 5 ही मैक्सिमम था, 6 हम नहीं ला सकते क्योंकि ऊपर पे हमने कंडीशन लगा रखी है कि नंबर के बराबर होना चाहिए या फिर नंबर से छोटा होना चाहिए, बट नंबर क्या है हमारा 5 है, तो 5 के बराबर हो सकता है बट 5 से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये वाइल लूप से हम बाहर निकल जाएंगे और प्रिंट कर देंगे द फैक्टोरियल ऑफ नंबर इज फैक्टोरियल, जो भी हमारे फैक्टोरियल की वैल्यू वो प्रिंट होकर आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप यार ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, और आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस वीडियो के बाद सब कुछ समझ में आ गया होगा, एंड इसके बाद और भी सारे यार क्लास 12 के लिए और भी कंटेंट में वीडियोस अपलोड करता रहूँगा आप लोगों के लिए। तो अगर चैनल आपको पसंद आया, वीडियो पसंद आई, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना, एंड और ऐसी वीडियोस सारी के सारे क्लास 12 का सिलेबस मैं कवर करने वाला हूँ। तो आई होप आप लोग इस चैनल से जुड़े रहेंगे, एंड साथ साथ में हम पूरा एग्जाम
पूरा 12th यार देखो, पिछले साल मैं बता दूं आपको, पिछले 2 साल से मैं यूट्यूब पर ही अपनी वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ। 12th का पिछला वाला बैच भी मैंने ही, मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, ठीक है, उन्होंने मेरे साथ कंप्लीट की थी अपने 12th। तो इस बार भी साथ साथ मैं सारा का सारा कंटेंट 12th के लिए स्पेशली ला रहा हूँ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपके एग्जाम से पहले आ जाएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि जो भी वीडियोस आए वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और वीडियो सबसे ज़्यादा क्रिस्प होती हैं, नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और आई होप ये सब कुछ से यार आपके मार्क्स वगैरह बहुत अच्छे आने वाले हैं इस साल कंप्यूटर साइंस में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।